हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास का जो बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। चैप्टर नंबर पहला ही है, ठीक है कि नहीं? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसमें से जो आपका टॉपिक है वो बहुत आईएमपी टॉपिक है। ये हर साल एग्जाम में मतलब पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स भी। विद्युत फ्लक्स इस टॉपिक का नाम है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता कैसे है? तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। या फिर ऐसे आ जाता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, या विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है। ये किसी भी प्रकार से आ सकता है, बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो इस विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा, ठीक है नहीं? तो आपको ये पढ़ के जाना है। अब इसकी परिभाषा एक बार पहले हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं, ठीक है नहीं? तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एकांक पृष्ठ, क्या एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक अपॉन कूलम मीटर की घात 2 होता है, ठीक है? तो अपन ये सब देख लेते हैं, क्या इसका मात्रक है, क्या इसका विमीय सूत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को परिभाषा इसमें लिखना पड़ेगी। तो हम परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, आप एक बार इस परिभाषा को अच्छे से पढ़ लो। किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक पृष्ठ से होकर जाने वाली अभिलंबवत कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, इसमें जो परिभाषा है आपको इस प्रकार से याद रखना है। मान ले कोई ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ये क्या मतलब क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें एकांक पृष्ठ से, एकांक पृष्ठ का मतलब है, मान लो यहाँ पे एक ये पृष्ठ है, ठीक है? ये क्या है? आपका पृष्ठ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये आपका पृष्ठ रखा हुआ है, ध्यान रखना है, पृष्ठ रखा हुआ है। तो इससे गुजरने वाली, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली, तो ये मान लो बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये क्या गुजर रही हैं? बल रेखाएं। ध्यान रखना है, ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं इस प्रकार से, ये बहुत सारी बल रेखाएं हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से बल रेखाएं गुजर रही हैं आपकी। ये सभी क्या हैं? आपकी बल रेखाएं हैं। क्या है? बल रेखाएं। बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और ये आपका एकांक पृष्ठ है। क्या है? एकांक पृष्ठ, या खाली पृष्ठ बोल सकते हैं इसको, एकांक पृष्ठ है, ठीक है नहीं? तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। किसी विद्युत क्षेत्र में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, में उपस्थित एकांक पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, से होकर जाने वाली अभिलंबवत, मतलब अभिलंब का मतलब होता है सीधी, अभिलंबवत कुल बल रेखाओं की संख्या को, जितनी इस पृष्ठ से टच होके जाएंगी, इससे गुजरेंगी, तो इन संख्याओं को गिन लेंगे। अब देखो इससे कितनी टच हो रही हैं, एक ये भी हो रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो कुल बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसे हम क्या कह देंगे? विद्युत फ्लक्स कह देते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, परिभाषा चित्र अनुसार याद करना है, ठीक है कि नहीं? अब इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई से, इसको फाई बोलते हैं। जो ऐसा बनता है इसको थीटा बोलते हैं, और जो इस प्रकार से बनता है इसको फाई बोलते हैं। ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एरिया, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, इसलिए ई से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक इसमें प्रश्न आ जाता है, तो जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि होती है? ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स आपकी आदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? आदिश राशि होती है। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर इसके
3 सूत्र याद करना है आपको। कितने सूत्र याद करना है? 3 सूत्र याद करना है, क्योंकि तीनों सूत्र कहीं ना कहीं आपको काम लगेंगे पूरी फिजिक्स में। तो इसमें क्या करते थे, फाई ई बराबर होता है, एक होता है पहले ई इंटू एस, ठीक है कि नहीं। दूसरा होता है इसका फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है नहीं। और तीसरा जो होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू फिर आ जाता है एरिया, ठीक है। ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना, इसका जो सरफेस पृष्ठ मतलब इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। ई हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस कॉस थीटा, वही डी एस मतलब हो जाएगा, डी एस का मतलब होता है सूक्ष्म सरफेस, ठीक है नहीं। और कॉस थीटा इसलिए लगाया क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है लंबवत, तो यहाँ पे एक थीटा बन रहा होगा, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए कॉस थीटा। उसके बाद फाई ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, कितने क्षेत्रफल इसका घेर रही हैं, ऊपर यहीं से गुजर रही हैं या फिर और बारीक ही से गुजर रही हैं, तो ये कितने क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रही हैं। तो इसके लिए ये 3 आपको फार्मूले याद करने हैं, और तीनों फार्मूले का मतलब एक ही होता है। इसके बाद आगे हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, परिभाषा मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ही आईएमपी परिभाषा है तो दिखा। इसके बाद आगे इसमें कैसी राशि होती है विद्युत फ्लक्स, तो आपको ध्यान रखना है, ये होती है आपकी अदिश राशि। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब इसके बाद इसका मात्रक निकालना है, बहुत ही आईएमपी मात्रा कहा जाता है, तो सूत्र से निकालेंगे। यदि आपको सूत्र याद है तो आप निकाल सकते हो। चलो इससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, इससे किसी से भी निकाल लो। चलो हम इससे ई बराबर से निकाल सकते हैं, ई इंटू ए। अब हम जानते हैं ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और तीव्रता का मात्रक अपन पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं, यदि आपने वीडियो नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, 12th क्लास फिजिक्स, उसमें आपको एक चैप्टर के संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं, और लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इसको लिखते हैं न्यूटन बटे में क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। तो हमने ये लिख दिया न्यूटन प्रति कूलम, और ये इंटू लगा है, इंटू लगाएंगे। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, और क्षेत्रफल का हम मात्रक जानते हैं, मीटर की घात कितना होता है, 2 होता है। मीटर की घात कितना है, ये स्क्वायर है। अब इसको संपूर्ण रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसका संपूर्ण रूप से लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में लिखना, ये तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ये हिंदी में हो गया। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ कभी आता है, सिंबॉलिक भाषा में आता है, तो लिखा रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलम है ऊपर जाएगा, कूलम को दर्शाते हैं सी से, और ये इनवर्स लग जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद करके जाना है। तो इसका जो विमीय मतलब जो मात्रक होता है, इसको मात्रक को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, विमीय सूत्र में लिखते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू का कूलम इनवर्स, इनवर्स मतलब घात 1 माइनस की लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो ये किसका क्या हो जाएगा, मात्रक। अब प्रश्न उठता है विमीय सूत्र बताइए, तो विमीय सूत्र भी बिल्कुल सरल है, आप यहाँ से बनाइए। न्यूटन का जो विमीय सूत्र मतलब बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m/L/T-2 इंटू मीटर लगा हुआ है, मीटर घात, तो एल की घात कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कूलम है, तो कूलम का होता है AT, क्या होता है AT। अब इन दोनों को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो m/L/T-2, ठीक है ना। एक L देखो, L की घात 2 है और 1 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 3, ठीक है। क्या लिखते हैं, m ऐसा ही आ जाएगा, L 1 और 2 3 हो जाएगा, T की घात -2। अब इनको दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों इनवर्स में हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, यदि कोई ये जैसे नंबर लिखा हुआ हो या फिर कुछ भी हो, या फिर ये ml जो भी जिसकी घात हो, अगर इसको ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी इनवर्स लगता है, माइनस घात हो जाती है, प्लस की है तो माइनस, माइनस की है तो प्लस की, और नीचे से प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, नीचे से माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, माइनस की जाएगी तो प्लस की जाएगी तो माइनस की। तो अभी प्लस की थी, ऊपर जा गई तो काय की हो गई, माइनस की। अब इनका आपस में गुणा कर देते, तो m इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो आ जाएगा m, और l इधर है, इधर है नहीं, तो l की घात 3, t की घात -2, t की घात -1
गुणा में घातें जुड़ती हैं, -2 और -1 हो जाएगा आपका माइनस के t की घात 3 और a की मतलब a की घात -1 ऐसे रहेगा। तो ये आपका विमीय सूत्र निकल के हो गया है तैयार। तो ml3t-3a-1 होता है आपका वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। बहुत ही आईएमपी है, 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने सूत्र लिख लिए होंगे, मात्रक लिख लिए होंगे और आपने विमीय सूत्र लिख लिया होगा। अभी तक अपन ने पढ़ लिया है, परिभाषा पढ़ ली है, मात्रक पढ़ लिया है, विमीय सूत्र पढ़ लिया है, ठीक है नहीं। अब पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना है, कभी कभार प्रकार भी आ जाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है धनात्मक। कौन सा होता है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और नंबर दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है। प्रश्न उठता है कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। प्रश्न ये आएगा ना, धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो अपना पृष्ठ था, ऐसा पृष्ठ था ना, ऐसा पृष्ठ था हाँ। तो ध्यान रखना है, जो रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं, जब रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं और फिर उसके तो होती हैं ऋणात्मक। और धनात्मक कब कहलाएगा? जब जो विद्युत बल रेखाएं हैं पृष्ठ से बाहर की ओर आती हैं तो कौन सी होंगी? तो बाहर की ओर आएंगी तो धनात्मक, और अंदर की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक। ध्यान रखना है, ये एक रेखा है, ये धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। अब कैसे होगी? जब ये पृष्ठ, ये आपका पृष्ठ है ना, जब ये पृष्ठ में अंदर इंटर करेगी, यहाँ इंटर करेगी तो ये ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जब ये पृष्ठ से बाहर निकलेगी, भाई यहाँ से बाहर भी तो निकल रही है, ये अंदर आई और यहाँ से ये बाहर निकलेगी तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जब ये अंदर जाएगी तो नेगेटिव होगी। तो ध्यान रखना है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जब पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है कि नहीं। चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, गॉस की प्रमेय, ठीक है नहीं। कौन सी प्रमेय? गॉस की प्रमेय, ठीक है कि नहीं। चलो तो लिख देते हैं गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय का कथन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है कि नहीं। तो गॉस की प्रमेय का कथन होता है, किसी बंद पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये इसका कथन है। तो एक बार हम कथन लिख देते हैं। तो ये हमने परिभाषा लिख ली है। क्या परिभाषा लिखी है? गॉस प्रमेय की परिभाषा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब अर्थात करके अपन लिख सकते हैं फाई ई, मतलब कुल विद्युत, मतलब जो विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो बराबर होगा उस आवेश के, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 लिख देना है, यहाँ 1/एप्सिलॉन गुना होता है। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दिया है। अब क्या करना है, चित्र के अनुसार। अब परिभाषा की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम ये मिटा देते हैं और चित्र से आपको परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो इसको मिटा दें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल आता है आपका, ठीक है कि नहीं। त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया। यदि बच्चे को ये नहीं आया, कोई भी टीचर पूछ लेता है तो समझता है उस बच्चे को कुछ नहीं आता। तो मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, ये मान लेते हैं कि आपका बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है, यहाँ पे बिंदु O है और O पर +Q आवेश है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, ठीक है नहीं। R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये क्या करना है, जिस पर हमें एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उस पर निकालते हैं
पी पर निकालते हैं, पर मान लेते हैं बिंदु पी है, ठीक है, या डी पी मान ले, डी एस मान लेते हैं, ठीक है। एस ये क्या है आपका पृष्ठ हो गया, ठीक है, एस आपका पृष्ठ हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं डी एस, क्या बोल देते हैं, डी एस, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ है और ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा सा एक पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे मिलाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा मिलाना इनको, ये आर दूरी थी। तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये घन कोण बनता है, क्या बनता है, घन कोण, ठीक है। इसको दर्शाते हैं अपन कैसे, ओमेगा से। पर ध्यान रखना इस पूरे पृष्ठ द्वारा जो यहाँ कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपन घन कोण, क्या बोलेंगे, घन कोण। अब ये छोटा सा कोण बना हुआ है इसको बोलेंगे अपन डी ओमेगा, क्या बोलेंगे इसको, डी ओमेगा बोलेंगे। ध्यान रखना है पूरा पृष्ठ द्वारा बनेगा उसको बोलेंगे ओमेगा, और ये छोटा सा बनेगा क्योंकि इस छोटे से पृष्ठ द्वारा बना हुआ है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको बोलेंगे डी ओमेगा। अब ये थोड़ी सी आगे देखो, ये पी बिंदु मतलब इसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी और ये डी एस आपका, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या बना लेना है, एक चित्र बना लेना है, ठीक है कि नहीं। अब क्या बोला था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा थी। अब इसमें जो भी अपन ने लिखा है वो अपन, जो अपन ने माना है वो लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, एस एक बंद पृष्ठ है। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है, नहीं, क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। तब विद्युत किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु P भी तो है, यहाँ से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है। मान लेते हैं पृष्ठ के किसी एक कुल्हड़ पे है, ये इधर हमने लिख दिया है, पर ये पृष्ठ के किसी एक भाग पर है और ये आपका ds एक पृष्ठ ले रखे हैं छोटा सा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी तीव्रता, हम जानते हैं E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R की घात 2। ये क्या होता है, सूत्र होता है। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, अभी कितना, 1 दे देते हैं। अभी समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आगे अपन लिखते हैं डी, देखो उदाहरण के लिए मान लो हम पूरे पृष्ठ का फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते, उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपने ये क्यों लिखा। वो तो आप कहोगे आपने रट्टा मार के लिख दिया, सभी बुक में ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम आप इसको इसलिए बता रहे हैं कि डीएस, पहले डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण एस का निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप घर पे सब्जी बनाते हो तो सब्जी में हम क्या करते हैं, नमक डाल दिया अपन ने, डालने के बाद पूरी सब्जी तो खाते नहीं, अपन क्या करते हैं, पहले एक चम्मच से थोड़ा सा पानी लेते हैं और चखते हैं। चखने के बाद, ऐसे चखने के बाद हमको पता चलता है कि इसमें नमक कम है तो और थोड़ा सा डाल देते हैं। मतलब हमने पूरी सब्जी तो नहीं खाई, हमने क्या करा, थोड़ी सी सब्जी लेके खा ली, तो हमको पता चल गया इसमें नमक थोड़ा कम है तो और डाल देंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले डीएस जो डीएस अपन ने पृष्ठ लिया है उसका, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, और जैसे ही अपने को पता चलेगा इसका इतना है तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, संपूर्ण का निकाल देंगे। फिर क्या कर देंगे, हम संपूर्ण का निकाल देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, बंद पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है, बंद पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स,
ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो देखो यहाँ पे अपन ने फ्लक्स के लिए दर्शाते थे डी फाई ई, पर यहाँ पे डीएस के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी फाई ई। क्यों? क्योंकि जब अपन फाई पूरा फ्लक्स नहीं ले रहे हैं, सूक्ष्म ले रहे हैं, डी किसको रिप्रेजेंट करता है? सूक्ष्म को, थोड़े को, तो ये सूक्ष्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अपन सूक्ष्म सा क्या ले रहे हैं? प्रश्न ले रहे हैं, तो फ्लक्स भी तो सूक्ष्म ही होगा, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे? तो क्या फार्मूला होता है? फार्मूला अपन ने पढ़ा है क्या? अब यहाँ पे लगाने वाले हैं जो 3 लिखाए थे हमने, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। हमने 3 आपको बताए थे, कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स में काम आएंगे। तो यहाँ पे आपका आया ई इंटू डी एस कॉस थीटा। तो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं कितना? इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। कितना दे दिया है? समीकरण नंबर 2। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है कि नहीं। ऐसे समझाने को हम यहाँ से 3 लाइनें खींच के समझा देते, पर उसमें सही समझ में नहीं आता, इसलिए हम आप इसको नोट कर लो। अब क्या करेंगे? ई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है नहीं, ई का जो भी मान है वो समीकरण नंबर अपन कहाँ रखेंगे? अब 2 में रखने वाले हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। चलो, अब वही ई का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे? 2 में। तो ये रख देते हैं, ई का मान समीकरण कहाँ रखते हैं? 2 में। तो 2 क्या है? आप देखिए यहाँ पे है डी फाई ई बराबर क्या है? ई का मान था, अभी अपन ने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन में आर की घात 2 था कि नहीं? और इंटू ये तो ई का मान हुआ, आगे क्या लगा हुआ है? डी एस कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो डी फाई ई बराबर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? कि यहीं पे छोड़ दें अभी? चलो ये हो जाएगा। अब ये काम करते हैं अपन, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ते, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या करते हैं? क्यू को आगे ले लेते हैं। क्यू को क्या ले लेते हैं? यहाँ पे तो 1 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे अपन लिखते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन में, देखो क्यू आ गया है 1 में, क्यू का गुणा करेंगे क्यू ही आएगा, तो क्यू आ गया है आपका यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे आ गया है, बचा यहाँ से डी एस कॉस थीटा ये आ गया, और बचा हुआ है आर की घात 2, तो आर की घात हमने 2 भी लिख दी। अब ध्यान रखना है इसका मान होता है, ठीक है कि नहीं। तो क्या मान होता है? डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर की घात 2, ठीक है नहीं। ये घन कोण से होता है, पर क्या है? ये छोटा सा कोण है, क्योंकि हम सूक्ष्म डी एस के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये मान के चलो आप, ये डी ओमेगा का मान होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर की घात 2। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इस पूरे को हटाते हैं और इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर Q अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस पूरे को हटा के क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। तो समीकरण नंबर देते हैं इसको 3। कितना दे देते हैं? समीकरण नंबर 3। अब ये किसका निकला था? ये तो निकला था आपका डीएस मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। हमको पता चल गया है कि डी यहाँ पे थोड़ा सा ये भूल गया, ठीक है, डी लगाना है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया डी फाई ई का मान इतना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिख देंगे एस बंद पृष्ठ से, एस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फाई ई बराबर संपूर्ण के लिए क्या करते हैं? समाकलन लगाते हैं, ठीक है नहीं। समाकलन लगाएंगे और क्या लिखेंगे? फाई डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई लिख देते हैं। हम जानते हैं डी फाई ई का मान कितना होता है, अभी अपन ने निकाला, ठीक है कि नहीं। तो समाकलन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मतलब क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद लिखेंगे इनटू डी ओमेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके पहले जो अचर पद है उनको बाहर निकाल लेते हैं।
जो अचर पद है उनको क्या निकाल लेते हैं बाहर। अब ये मिटा देते हैं, अब चित्र का कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। चलो अब यहाँ पे अपन यहाँ तक आ चुके हैं, देखिए अभी बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ तक आ गए। अब ये सब अचर पद है, q अपॉन 4πε0 अचर पद होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालते हैं तो कितना आएगा, फाई ई बराबर आपका आ जाएगा q अपॉन में 4πε0 इनटू में क्या है आपका, मतलब इनटू में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है डी ओमेगा। हम जानते हैं डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, q अपॉन में 4πε0 और इनटू, अब इसको देखो इंटीग्रेशन हुआ तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं ओमेगा होता है घन कोण, और घन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई, ठीक है नहीं। ओमेगा क्या हो जाएगा घन और इसका मान हो जाएगा 4 पाई। तो क्या करेंगे, फाई ई बराबर लिख देंगे q अपॉन में 4πε0 इनटू का क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई लिख सकते हैं। जानते हैं 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा क्योंकि एक भाग में और एक गुणा में है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, फाई ई बराबर निकल के आ गया, ये क्या है q इनटू, कुछ भी नहीं है तो इनटू लगा दो, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन में क्या बचा हुआ है ε0, और यही क्या है अपनी गॉस की प्रमेय, यही तो अपने को सिद्ध करना था। फाई ई बराबर q इंटू 1 अपॉन ε0, ठीक है नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से इस पर प्रतिदिन फिजिक्स की जो कोचिंग है वो पढ़ाई जाती है ऑनलाइन तरीके से, ठीक है कि नहीं। चलो तो ये आपको यहाँ गॉस की प्रमेय निकल के तैयार हो गई है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है कि नहीं। हम दूर हट जाते हैं थोड़ा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय ये मान के चलो आप 100% में लगा के चला करो, 100% क्वेश्चन आने के इसके चांस रहते हैं, ठीक है। चलो आपको ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके एक बार बता देना। क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय की सहायता से, एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम बल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब अपने को क्या करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता लेना है और हमको कूलॉम का व्युत्क्रम बल का नियम निकालना है। तो कूलॉम का व्युत्क्रम बल का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R की घात 2, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, निकाल के चलना है, या Q1 Q2 इंटू में अपॉन में R की घात 2, ये अपने को निकालना है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से, किसकी, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसका नियम निकालना है, कूलॉम का। हम खाली कूलॉम लिख देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आप समझ जाना, एक बार बोल दिया है। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। चित्र द्वारा यदि आप समझोगे तो कभी भी लैंग्वेज को नहीं भूलोगे। यदि आप रट्टा मार के जाओगे तो 100% गारंटी है आप पूरा क्वेश्चन करके नहीं आ पाओगे। उसमें से आधा क्वेश्चन भूल जाओगे, कहीं कुछ लिख के आ जाओगे, कहीं कुछ के लिख के आ जाओगे, और उसमें ही आपका आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि बिंदु O है, माना कि देखो शुरू से देखना बनता कैसे है। माना कि बिंदु O है, उस पर प्लस Q आवेश है, बिंदु O पर क्या है, प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु आपका P है, अन्य बिंदु क्या है आपका, एक P है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। और परीक्षण आवेश को हमेशा हम लिखते कैसे हैं, Q0 से लिखते हैं, ठीक है। अब O को केंद्र, और कितनी दूरी पर है ये, R दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। क्या लिखना है, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर Q0 परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, बिंदु O मानकर त्रिज्या R लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, हमारा हाथ हिल रहा है तो आप थोड़ा सा देख लेना,
ठीक है कि नहीं। ये Q0 यहाँ पे है, P बिंदु ध्यान रखना यहाँ पे है, दूर लिख दिया है हमने तो आपको थोड़ा सा दिखे, ठीक है नहीं। अब यहाँ से लेकर, अब देखो यहाँ त्रिज्या इतनी नहीं लग रही होगी, पर आपको क्या करना है, ऐसा पहले से गोला बना के रख लेना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा गोला बना लोगे आप, हमारा तो क्या थोड़ा इधर बड़ा हो गया इधर छोटा हो गया, पर त्रिज्या बराबर होने चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ से आप क्या कर लेना है, यहाँ से R दूरी मान लेना है, यहाँ आपको O बिंदु मान लेना है, यहाँ प्लस Q मान लेना है, यहाँ पे Q0 मान लेना है और यहाँ पे P मान लेना है। ऐसा पहले से बना देना है, ठीक है ना। एग्जामिनर को थोड़ी मालूम कि आपने ऐसे बनाया, आप तो अच्छे से बना देना, फिर बाद में डिफाइन कर देना उसको। बात आगे समझ में। चलो इसको मिटा देते हैं, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बता रहे हैं। चलो अब क्या कर लेते हैं, जो अपन ने लिखा है इसमें, जो अपन ने इसमें माना मुनि करी है, और ये कौन से गॉसियन पृष्ठ की रचना की है, एस गॉसियन पृष्ठ की। ये जो आपका बड़ा सा गोल घेरा है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन क्या है, आपका पृष्ठ है, ध्यान रखना। और इसकी सहायता से अपन के गॉस की प्रमेय की सहायता से अपन कूलम के व्युत्क्रमण का नियम निकालना है। चलो तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें जो अपन ने बोल रहे थे अभी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माना कि ओ बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर Q0 परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है नहीं। O को केंद्र मान के, O को केंद्र मानकर एस गॉसियन पृष्ठ, एस गॉसियन गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, ऐसा लिख लेना। एस गॉसियन गोले की क्या करते हैं, रचना या खींचते हैं। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमने जो माना था वो यहाँ पे लिख दिया है। क्या माना था, माना O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ऐसा अपन लिखते थे उस पर यहाँ पे लिखेंगे Q0 परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। O को केंद्र मानकर एस गॉसियन गोले की रचना करते हैं। ये आपको क्या है, आपको ये लिख के आना है। चलो अभी हम जो लिखा हुआ है वो मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने को करना क्या है, ठीक है नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं अब एक बार। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन बहुत आईएमपी, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। लिखते हैं ये जो पृष्ठ है आपका गॉसियन पृष्ठ, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखते हैं, एस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना है क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं फाई ई बराबर, क्या पढ़ चुके हैं, E इंटू एस। हमने आपको बोला था कि 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्रों का उपयोग होगा। अभी आगे अपन और पढ़ेंगे, वहां पे ए का भी उपयोग होगा। अभी पहले का अपन ने कर लिया है गॉस की प्रमेय की सहायता में, दूसरा कर रहे हैं गॉस की प्रमेय की सहायता में, दूसरा कर रहे हैं, सॉरी पहला कर लिया है अपन ने गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने में। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फाई ई बराबर, अब यहाँ पे ई तो ऐसा ही रहेगा आपका, इंटू एस का मान कितना होता है हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से होता है, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ,
और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। और इसको समीकरण नंबर यहाँ पे दे देना आप, समीकरण नंबर कितना 1। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर कितना दे दोगे कि प्रमेय से, ऐसा लिख लो तो अच्छा रहेगा। गॉस की प्रमेय से तो क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर, अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, Q इंटू 1/ε0। इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या है, तो इसमें देखो आपको समीकरण 2 में देखो इधर का भाग कैसा है, बराबर है, तो इधर का भी भाग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर तुलना से, ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं E इंटू 4 पाई आर की घात 2 बराबर क्या है यहाँ पे, Q इंटू 1/ε0। अब हमको E का मान निकाल देते हैं, यहाँ से हमको E का मान निकालना है, इधर इसको पहुंचाएंगे तो E बराबर होगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E बराबर होगा, ये देखो इसको इधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा Q इंटू 1/ε0 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर की घात 2, मतलब ये इधर गुणा में था इधर भाग में पहुंच गया। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से एक बार जमा लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार हम मिटाने वाले हैं फिर इसको, ठीक है कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इस तरीके से आपको बुक में भी मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ता है किस प्रकार से बच्चों का सही हो। हमको लगातार 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और हमारे बच्चे आज तक फेल नहीं हुए हमारे सब्जेक्ट में। अभी 2 साल से लगातार KSP स्कूल में हम पढ़ाने जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है वो, वहाँ 100% रिजल्ट निकल रहा है, पूरे के पूरे बच्चे पास होते हैं। साइंस के लगभग वहाँ 50 से 55 बच्चे रहते हैं हर साल और वहाँ पे 100% रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो क्योंकि हम ये इस प्रकार से बताते हैं कि बच्चे भूले ना, रटाते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q अपॉन में R की घात 2। देखो ये नहीं होगा क्या, 1/4 पाई ε0 ये 3 और Q बचा तो Q लिख दिया, R बचा R की घात 2 तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर उसको कितना दे दिया था अपन ने, एक बार देख लेना है, समीकरण 1 को 2 तो इसको 3 दे देते हैं, शायद 3 है कि नहीं, इसको कितना दे देते हैं, 3 दे देते हैं। अगर 3 दे दिया होगा तो 4 दे देना, ठीक है, हमने मिटा दिया, थोड़ा ध्यान दें। अब लिखते ये यहाँ तक तो आ गए, अब क्या करें हम, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल आया, ये क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, नहीं, पर अपन को गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है तो डायरेक्ट अपन नहीं कर सकते थे, इसलिए अब अपन क्या मानेंगे, बिंदु P पर Q0 परीक्षण आवेश, यदि बिंदु P पर Q0 परीक्षण आवेश है तो उस पर लगने वाला बल, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यदि बिंदु P पर Q0 स्थित है तब इस पर लगने वाला बल, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, हम साइड में यहाँ बता देते हैं आपको, यहाँ पे बता देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने पढ़ाया है, आप देख लेना जिसमें वीडियो है प्ले लिस्ट में 12th क्लास फिजिक्स करके, उसमें हमने पढ़ाया अच्छे से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F अपॉन में Q0, होता है कि नहीं होता। अब क्या करेंगे, हमको किसका बल का मान चाहिए, यदि तो बल का गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो क्या आएगा F बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा Q0 और क्या हो जाएगा E, बताओ होगा कि नहीं होगा, तिर्यक गुणा कर देंगे एक दूसरे का, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला अपने को लिखना है, यहाँ कैसे आया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो F बराबर होता है आपका Q0 इंटू कितना होगा E। आप बोलोगे कि सर ने रट के लिखा, इसलिए हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से होता है। अब हम क्या करेंगे, E का मान इसीलिए निकाला था Q0 इंटू, इसीलिए हमने किसका मान निकाला था, E का मान रख देते हैं समीकरण 3 से, कितना है 1/4 पाई ε0
इंटू क्या है Q अपॉन में R की घात 2। अब क्या इसको रीअरेंज कर देते हैं, F बराबर क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई को आगे लाते हैं एप्सिलॉन 0 को, इंटू क्या बचा यहाँ से Q और Q0 और अपॉन में क्या बचा R की घात 2। तो यही तो विद्युत क्या निकल के आ गया है आपका कूलम का नियम, और क्या लग जाएगा यहाँ पे न्यूटन, क्योंकि मात्रा क्या होगा बल का न्यूटन। अब देखिए क्या निकला, अब जो कूलम का नियम होता है क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो गया, ये तो आपका कांस्टेंट है। तो आपका ये निकल के आ चुका है कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था, यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ये आपको ध्यान रखना, और ये 4 नंबर में 100% आता है, 100%। यदि गॉस की प्रमेय नहीं आई तो गॉस की प्रमेय की सहायता से आपको ये निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको ये निकाल के आना पड़ेगा और 4 नंबर आप कमा जाओगे। यदि आप नहीं करते हो तो ये मान के चलो आप 4 नंबर मिस कर रहे हो, या आप MP बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, ठीक है कि नहीं। तो ये मान के चलो आपके लिए वीडियो बहुत ही IMP है। ये NCERT बुक हम 12th फिजिक्स के में से पढ़ा रहे थे, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ लेके जाना है। इस प्रकार से जो सरल भाषा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगा है तो अच्छा बोलिए, बुरा लगा है तो बुरा बोलिए, ठीक है कि नहीं। हमको भी तो पता चले कि हमने किस प्रकार से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अब अपन कल फिर पढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।